हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आपके यूजीसी नेट जनवरी 2025 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मार्केटिंग मैनेजमेंट से पूछे गए थे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवर स्टडी क्लासेस के आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। सो द क्वेश्चन इज, which one of the following conditions is not true in case of marketing scheming as the pricing objective? तो हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शंस में वी हैव फोर कंडीशंस, राइट। और हमें बताना है कि मार्केट स्कीमिंग जो हमारी स्ट्रेटजी है एज ए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे, the market is highly price sensitive. Second is a sufficient number of buyers signal a high demand. Third is the high initial price does not attract more competitors to the market. And fourth is the high price communicates the image of a superior products. तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। वन क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? स्कीमिंग वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का जो इनिशियल प्राइस है उसको हाई रखते हैं। इनिशियली हम हाई प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं ताकि मार्केट से जो मार्केट को हम स्किम कर सकें, हाँ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम गेन कर सकें, राइट। तो अगर प्राइस जो मार्केट है हमारा वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होगा तो उस केस में हमारी स्कीमिंग स्ट्रेटजी नहीं चलती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन हमें मेंशन है वो सारे ही ट्रू हैं रिगार्डिंग द स्कीमिंग स्ट्रेटजी। अगर कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स हाई डिमांड सिग्नल कर रहे हैं तो हम स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम इनिशियल लेवल के ऊपर हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स मार्केट में जनरली नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट की एक सुपीरियर इमेज भी कम्युनिकेट करता है, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। Next question is, which of the following are the characteristics of a high customer centric organization? तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो एक हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका कोर फोकस कस्टमर सर्विस होता है, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, मार्केट ड्रिवन, उसके बाद है प्रोसेस ड्रिवन, थर्ड इज वैल्यू ड्रिवन, डी इज प्राइस ड्रिवन एंड ई इज मेकिंग कंपटीटर इरेलीवेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। सो तीन ही ऑप्शंस हमारे पास मेंशन है ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन में, यानी कि पांचों तो हो नहीं सकते। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि मार्केट ड्रिवन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर सेंट्रिक है वो मार्केट ड्रिवन होगी। क्यों वो मार्केट ड्रिवन होगी? क्योंकि मार्केट से रिलेटेड जो डेटा है वो उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, मार्केट के ऊपर क्लोज आइज रखनी पड़ेंगी, तभी वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझ पाएंगे। कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स के रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती है और उनका काफ़ी ध्यान रखती है। तो मार्केट ड्रिवन उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर होना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं प्रोसेस ड्रिवन की यहाँ पर बात करी गई है। सो प्रोसेस ड्रिवन कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। प्रोसेस ड्रिवन क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी तो जो कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर अलग होता है, उसको उतने अच्छे से वो सर्व नहीं कर पाएंगे। सो प्रोसेसेस ऑल दो वहां पर फॉलो होती हैं। एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम कस्टमर को सर्व करेंगे, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल भी होती है, वो रिजिड प्रोसेस फॉलो नहीं करती। ऑब्वियसली वैल्यू ड्रिवन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होंगी क्योंकि उन्हें कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, राइट। इसके अलावा प्राइस ड्रिवन भी हमारी कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं। इसके अलावा जो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कंपटीटर्स को इरेलीवेंट कर देती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप कस्टमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखोगे तो कस्टमर्स को रिटेन कर पाओगे और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपकी कस्टमर के साथ में बनेगी। तो उससे आपके जो कंपटीटर्स हैं वो इरेलीवेंट हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई जो दिया है ऑप्शन नंबर टू में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू। Next question is, which of the following statements are true regarding the buying dynamics of individual consumers? तो हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनके बाइंग डायनामिक्स के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू सक्सेसफुली compete इन द मार्केट एंड क्रिएट कस्टमर वैल्यू,
मैनेजर्स मस्ट फुली अंडरस्टैंड द रियलिटी रेदर देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हमें मार्केट में वैल्यू क्रिएट करनी है, सक्सेसफुली मार्केट में compete करना है, तो हमें रियलिटी को समझना होगा रेदर देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो एक बार के लिए पढ़ने के लिए आपको स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगेगी कि आपको रियलिटी को समझना है, राइट, रेदर देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज आल्सो रेलिवेंट, राइट, बिकॉज दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर्स बेसिकली थिंक। रियलिटी के साथ आपको थ्योरी भी चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, पार्शियली ही करेक्ट है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। सेकंड इज इन मार्केटिंग परसेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी बिकॉज दे अफेक्ट कंज्यूमर्स एक्चुअल बिहेवियर। सो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मार्केटिंग में जो परसेप्शन है वो रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारी हो जाती हैं, राइट। अगर कंज्यूमर ने परसीव कर लिया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, अगर वो रियलिटी में अच्छा नहीं भी है तो कंज्यूमर उसे खरीदेगा, राइट। सो एक्चुअल बिहेवियर को ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि पीपल emerge with same perception of the same object। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। हर पर्सन की जो परसेप्शन है वो अलग होती है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंज्यूमर्स आर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकर्स एंड सब्जेक्ट टू मैनी कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में बेसिकली बोला जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकर्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की लाइफ में कोई इवेंट हो गया, कोई चेंज आ गया, इकोनॉमी में कोई मेजर चेंज हो गया, कोई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, राइट, इंटरेस्ट रेट्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमी पे कोई चेंज हो गया, तो वो कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंस है। एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अलग तरीके से कंज्यूमर बिहेव करेगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, सोशल एंड पर्सनल टैक्टिक्स ऑफ दीज personal factors exert the broadest and deepest influence on people's perception and desires। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कल्चरल, सोशल, पर्सनल टैक्टिक्स कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जो पर्सनल फैक्टर्स हैं वो डीपेस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर्स की परसेप्शन और डिजायर्स को। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। एक कंज्यूमर्स की जो परसेप्शन है और उसका जो डिजायर है, उसके ऊपर जो डीपेस्ट इन्फ्लुएंस होगा वो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का होगा, ना कि पर्सनल फैक्टर्स का। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी ओनली। Next question is which one of the following is not the behavioral factor of the customer profile involved in tactical targeting। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम टेक्टिकल टारगेटिंग करते हैं, सो बिहेवियरल फैक्टर कौन सा नहीं होगा जब भी हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग करेंगे। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है परचेज फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज इनकम, थर्ड इज परचेज क्वांटिटी एंड फोर्थ इज प्राइस सेंसिटिविटी। सो ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा इनकम। इनकम ऑब्वियसली हमारा जो है वो बिहेवियरल फैक्टर किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता। परचेज फ्रीक्वेंसी हमारा बिहेवियरल फैक्टर होगा, परचेज क्वांटिटी होगा। प्राइस सेंसिटिविटी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहेवियर के साथ इसको लिंक करा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस सेंसिटिविटी मार्केट में आती क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। तो इसमें कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकता है, लेकिन इनकम यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो किसी भी हालत में बिहेवियरल फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट वन में हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस दी हुई हैं, और लिस्ट टू में हमारे पास उन पर्टिकुलर स्टेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी दी हुई है। हमें यहाँ पर मैच करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो पहली स्टेज है हमारे पास इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में जब हम मार्केट में एंटर करते हैं, किस तरह की हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, हम सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं। बिल्ड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंट्रोडक्शन के साथ मैच होगा, क्योंकि इतनी डिमांड उस टाइम पर प्रोडक्ट की नहीं होती है, तो हमें सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से जाना होता है। सेकंड ऑप्शन है ग्रोथ। ग्रोथ सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक डिमांड क्रिएट प्रोडक्ट की हो चुकी होती है। सी है यहाँ हमारे हमारे पास मेच्योरिटी, यहाँ पर और ज्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ पीक यहाँ पर कर रही होती है। और डिक्लाइन स्टेज के ऊपर जो हमारे अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स होते हैं उनको हम फेज आउट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो अगर हमें एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करनी है, तो कौन कौन से उसमें स्टेप्स होंगे उन्हें हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है।
तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, अगर हम एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन को डेवलप करना है तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले हम टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पर चूज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो सी के बाद हमारा ई यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को चूज करेंगे, राइट। देन हमारा यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज डिजाइन द कम्युनिकेशन। देन वी विल डिजाइन द कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन को डिजाइन किया जाएगा, राइट। उसके बाद सिलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल, हम कम्युनिकेशन चैनल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट ऑप्शन हमारा आएगा चूज द कम्युनिकेशन मिक्स, एंड में हम कम्युनिकेशन मिक्स को चूज करेंगे। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज डिफरेंट सेल्स चैनल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हमें बताना है कि जब भी हम सेल्स करते हैं तो उसमें जो वैल्यू एडिशन हमारी होती है हमारी ओवरऑल सेल्स में, तो कौन कौन से हमारे चैनल्स हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट यहाँ पर करते हैं, उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। यानी कि सबसे पहले सबसे कम जो वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको लगाना है, और एंड में हमारा आएगा जो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो हमारे लिए क्रिएट करेगा, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या ऑप्शन आएगा, सबसे पहले देखिए आएगा इंटरनेट। सबसे कम वैल्यू हमारी अगर सेल्स के लिए क्रिएट होती है तो वो इंटरनेट के ऊपर होती है। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखिए ऑल दो आज की डेट में अगर हम बात करें मार्केटिंग की, सो इंटरनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग सेल्स, राइट। लेकिन इंटरनेट पे क्या होता है ना कि जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो काफी कम होता है। आप लेट्स सपोज जैसे कि मान लो आपको यूट्यूब के ऊपर ही कोई ऐड आती है, राइट। तो कितनी ही ऐसी एड्स हैं जो रियल सेल्स में जनरेट होती हैं। कम जो एड्स होती हैं वो कम कंज्यूमर्स हैं जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं रियल कंज्यूमर्स में, राइट। बहुत सारा आपकी जो एड है वो ऐसे ही चली जाती है, आपका क्लिक थ्रू रेट काफी कम होता है, राइट। तो इसलिए इंटरनेट जो है वो लीस्ट वैल्यू जनरेट करता है ओवरऑल सेल्स की। अगर हम बात करें प्योर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ऑल्दो इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन की तो इसके ऊपर हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है बेसिकली वो काफी कम होता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सी। उसके बाद आएगा हमारा रिटेल स्टोर, सेकेंड इज रिटेल स्टोर, राइट, वैल्यू एडिशन के हिसाब से। उसके बाद हमारा रिटेल स्टोर आएगा। रिटेल स्टोर के बाद नेक्स्ट आएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हम जो वैल्यू ज्यादा क्रिएट करते हैं वो है हमारे वैल्यू एडिशन पार्टनर्स, राइट। सबसे ज्यादा जो वैल्यू एडिशन सेल्स में करते हैं वो है हमारी सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स कैसे करती है, सेल्स फोर्स ऐसे करती है क्योंकि जब एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअली एक कंज्यूमर के साथ मिलता है तो वो उस कंज्यूमर को अच्छे से समझ भी पाता है, और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप वहां पर बनती है, एक इमोशनल टच आता है, और एक पर्सनलाइजेशन वहां पर जो है वो हो सकती है, राइट। एक आप कह सकते हैं कि इमोशनल टच कंज्यूमर को मिलता है। तो सेल्स फोर्स हमारी सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो जनरेट करेगी, इसलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज CAED&B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सो ऑब्वियसली फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ब्लॉग जो है वो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसको आप एक चैनल कह सकते हो, राइट, एक तरीका कह सकते हो सोशल नेटवर्किंग का, बट दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। Facebook is a platform, Twitter is a platform, and YouTube is the platform. So right answer will be option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एडवांटेज दैट एडवर्टाइजिंग एंजॉयज ओवर पब्लिसिटी इज। तो अगर हम पब्लिसिटी के कंपैरिजन में बात करें, सो कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो एडवर्टाइजिंग एंजॉय करती है। ऑप्शन है हमारे पास क्रेडिबिलिटी, फ्लेक्टिबिलिटी, कंट्रोल एंड टाइमिंग। तो देखिए पब्लिसिटी में बेसिकली होता क्या है, पब्लिसिटी जो है वो कंपनी कंट्रोल नहीं करती है, एडवर्टाइजिंग को कंपनी कंट्रोल कर सकती है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो कंपनी खुद कर रही है, एडवर्टाइजमेंट खुद बना रही है। क्या क्या वहां पर होगा वो कंपनी खुद डिजाइन कर सकती है, लेकिन पब्लिसिटी कंपनी के हाथ में नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली होती है, ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होती है। जो भी चीज वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हो रही है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर पास हो रही है, उसके ऊपर कंपनीज का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के ऊपर कंपनी कंट्रोल कर सकती है। इसलिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ऑफ एडवर्टाइजिंग ओवर पब्लिसिटी दैट इज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओवर एडवर्टाइजिंग मैसेज। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मॉडल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। मैक योर्स रिस्पॉन्स मॉडल, एडा मॉडल, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, एंड लेविट्स एंड स्टेनर मॉडल।
राइट। तो इनके जो मॉडल्स हैं उनके कंपोनेंट्स के साथ हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैक योर्स रिस्पॉन्स मॉडल की, तो इसके साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। इनके मॉडल में जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन। इनकी सबसे पहले हम कम्युनिकेट करेंगे कंज्यूमर को, प्रेजेंट करेंगे, कंज्यूमर का अटेंशन आएगा, कॉम्प्रीहेंशन, बिलीफ एंड रिटेंशन, राइट। एडा मॉडल की बात करें काफी आसान है। इसके साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके साथ मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन। और फोर्थ की अगर हम बात करें स्टेनर के मॉडल की, तो इनके मॉडल में जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो कुछ स्टेजेस हमें यहाँ पर मेंशन है, जिसमें देखिए दिया गया है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सिलेक्शन, प्रपोजल सॉलिसिटेशन, और इसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर, राइट। सो अगर हम बिजनेस बाइंग प्रोसेस की बात करें, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से वो है ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई है हमारा, पोस्ट परचेज बिहेवियर, इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो देखिए बिजनेस बाइंग प्रोसेस में अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होती है, फिर ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन होती है, हम सप्लायर की सिलेक्शन करते हैं, फिर उनसे बिड मंगवाते हैं, राइट। देखिए लेकिन उसके बाद ना यहाँ पर आफ्टर द परचेज एक पोस्ट परचेज इवेल्युएशन जरूर होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें जो आंसर है वो ए बी सी डी ओनली ही दिया हुआ है। हालांकि बिजनेस बाइंग प्रोसेस में हम देखें तो कॉग्निटिव डिसोनेंस जिस तरह से पोस्ट परचेज बिहेवियर में इंडिविजुअल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में होता है उस तरह से तो नहीं होता, लेकिन एक पोस्ट परचेज इवेल्युएशन जरूर होती है। तो क्योंकि पोस्ट परचेज इवेल्युएशन एग्जैक्ट यहाँ पर इस तरह का वर्ड नहीं लिखा है, पोस्ट परचेज बिहेवियर लिखा है, तो शायद ये इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए इसको एक्सक्लूड जो है वो किया हुआ है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर की है उसके हिसाब से जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कंज्यूमर रेडीनेस टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जब कंज्यूमर्स नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं तो वहां पर कंज्यूमर रेडीनेस की जो सीक्वेंस है वो क्या रहती है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास है अर्ली मेजोरिटी, अर्ली अडॉप्टर्स, इनोवेटर्स, लेगार्ड्स एंड लेट मेजोरिटी। तो सबसे पहले कौन आते हैं, इनोवेटर्स आते हैं, जो सबसे पहले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है अर्ली अडॉप्टर्स, सी के बाद हमारे पास आ जाएगा बी, राइट, अर्ली अडॉप्टर्स। देन वी हैव अर्ली मेच्योरिटी, सी आ गया, बी आ गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा ए, राइट। अर्ली मेच्योरिटी के बाद हमारे पास आते हैं लेट मेच्योरिटी, और एंड में आते हैं लेगार्ड्स, जो सबसे एंड में प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। तो हमारी राइट सीक्वेंस होगी सी बी ए ई एन डी, और ये दी है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्विसेज मार्केटिंग द सर्विस क्वालिटी हाईली डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्विस ट्रायंगल में जो सर्विस क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारा सर्विस ट्रायंगल का एक कंसेप्ट होता है, वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास इंटरनल मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग या फिर एक्सटर्नल मार्केटिंग। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, इंटरेक्टिव मार्केटिंग। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सर्विस मार्केटिंग का ट्रायंगल होता है, जिसमें तीन हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि कंपनी या मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज इंटरनल मार्केटिंग, जिसको हम इनेबलिंग द प्रॉमिस बोलते हैं, राइट। कंपनी और कस्टमर्स के बीच की जो कम्युनिकेशन है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मार्केटिंग विच इज कॉल्ड मेकिंग द प्रॉमिस, राइट। हमने पहले प्रॉमिस यहाँ पर डिसाइड किया बेसिकली, राइट, कि हम क्या प्रॉमिस करेंगे कंज्यूमर को, फिर हमने उस प्रॉमिस को कम्युनिकेट किया कंज्यूमर को। अब उस प्रॉमिस को डिलीवर कौन करेगा, वो एम्प्लॉयज करेंगे। सो एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच जो कम्युनिकेशन होगी दैट इज इंटरएक्टिव मार्केटिंग, एंड दिस इज अ डिलीवरिंग द प्रॉमिस, राइट। यहाँ पर हमने प्रॉमिस को बना लिया, हमने प्रॉमिस को यहाँ पर कंज्यूमर को बता दिया, अब उसको हम डिलीवर कैसे करेंगे, थ्रू एम्प्लॉयज। सो इंटरएक्टिव मार्केटिंग जो है वो सर्विस क्वालिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज अल्टीमेटली एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरह से कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको पिच करेंगे कस्टमर्स के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स मींस। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब है ये हमें बताना है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है मैनेजिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी टू मीट कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स। सेकंड इज एम्फेसाइजिंग टीम वर्क,
both inside the company and among all the marketing channels organization. Third is planning, implementation, and controlling physical flow of material, final goods, and related information from point of origin to point of consumption to meet customer requirements at a profit. And fourth is combining two or more modes of transportation of goods from place of production to place of distribution. तो देखिए चारों स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं सारी मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ही लगेंगी, लेकिन इसमें से एक ही स्टेटमेंट है जो है स्टेटमेंट नंबर 3, जिसमें मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक साथ मेंशन करी गई हैं कि हम इसमें प्लानिंग करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे किस चीज़ का, हमारे फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल का, जिसमें हमारी फाइनल गुड्स भी आएंगी, राइट, जिसमें हमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आएगी, एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कंजम्पशन तक, ताकि कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सकें, कैसे, प्रॉफिट के साथ। तो हर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की वो पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर मीट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ गया। लिस्ट 1 है हमारे पास एंड लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि फॉर कन्वेइंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अगर हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है कंज्यूमर्स को, सो कौन सा ऐसा आउटलेट होगा जिसको हम यूज करेंगे। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स को डिस्प्ले करती हैं और कंटेंट मार्केटिंग का यूज करती हैं, जहाँ पर डिटेल में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो ए के साथ यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फॉर इलिसिटिंग इमोशंस, अगर इमोशंस को इलिसिट हमें करना है तो ये हम सोशल मीडिया की हेल्प से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसकी हेल्प से हम इमोशंस को इलिसिट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फॉर वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आउटलेट कौन होगा, तो वर्ड ऑफ माउथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आउटलेट होंगे हमारे फोरम्स, हमारी कम्युनिटीज, वहां पर सबसे अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आपको देखने को मिलेगा। और रिपीटेड परचेज की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम डेटाबेस मार्केटिंग का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास आ जाता है तो कंज्यूमर्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, तो वहां पर रिपीटेड परचेज होना जो है वो पॉसिबल होगा। सो डेटाबेस मार्केटिंग की हेल्प से हम रिपीटेड परचेज जो है वो एंश्योर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is in consumer decision making related to choice of brands, which of the following sets consist of brands that the consumer is indifferent towards because they are perceived of not having any particular advantage। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी एक कंज्यूमर जो ब्रांड्स हैं उनकी चॉइस करता है तो वो कौन सी टाइप की ब्रांड है जहाँ पर कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर ये परसीव करता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट होने में उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सैम्पल सेट, इवोक्ड सेट, इनर सेट एंड इनएप सेट। राइट, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें सैम्पल सेट की, तो इस तरह की कोई भी टर्म हमारी ब्रांडिंग में नहीं होती। इवोक सेट की बात करें तो ये हमारी वो ब्रांड्स होती हैं जिनको कंज्यूमर प्रेफर करता है उसकी अच्छी परसेप्शन की वजह से। और इनर सेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑप्शन में यहाँ ये जो इनर सेट है हमारा, इसमें ये बोला जाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो इस तरह की ब्रांड्स की तरफ इनडिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट होने में कोई एडवांटेज नहीं है, ऐसा कंज्यूमर परसीव करता है, तो उसको ही हम इनर सेट बोलते हैं। और इनेप्ट सेट जो होता है, इस तरह ये वो ब्रांड्स हैं जिनको कंज्यूमर पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है ड्यू टू द नेगेटिव परसेप्शन। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जीक्यूशन स्टाइल्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज। तो अगर हमें एडवर्टाइजिंग मैसेज को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कौन कौन से एग्जीक्यूशन स्टाइल्स का यूज कंपनीज करती हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले है देखिए फैंटेसी, फिर है फैशन, स्लाइस ऑफ लाइफ, टेस्टिमोनियल्स एंड लाइफस्टाइल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टाइल की, तो फैंटेसी का यूज जो है वो कंपनीज करती हैं, राइट, टू अराउज इमोशंस। इसके अलावा अगर हम बात करें फैशन की, तो फैशन एक हमारा एग्जीक्यूशन स्टाइल एडवर्टाइजिंग मैसेज में नहीं होता है, राइट। स्लाइस ऑफ लाइफ होता है जिसमें हम एक प्रोडक्ट को रियल में यूज करते हुए दिखाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करते हुए दिखाते हैं। टेस्टिमोनियल्स भी प्रोवाइड कर जाते हैं कंज्यूमर को, जहां पर रियल में बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो उसको ये बेनिफिट मिला। और लाइफ स्टाइल बेस्ड भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टाइल होता है। तो फैशन हमारा एक एग्जीक्यूशन स्टाइल नहीं है एडवर्टाइजिंग मैसेज का। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सी, डी एंड ई, जो यहाँ हमारे पास यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस को हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है, राइट। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, कमर्शियलाइजेशन,
मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग, आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। राइट, तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होगा इन पांचों ऑप्शन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर होगा डी, राइट, आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग, ये हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है। आइडिया जनरेट जब हम कर लेते हैं, उसको स्क्रीन कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कंसेप्ट की हम डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, सो ई हमारा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस। हम मार्केट की स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे और अपना बिजनेस एनालिसिस जो है वो करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा, दैट विल बी बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग। जब हम मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेंगे, हमारा बिजनेस एनालिसिस भी हो जाएगा, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे और टेस्ट मार्केटिंग उसकी करेंगे एक स्मॉलर स्केल के ऊपर। और जब हमारी टेस्ट मार्केटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, तो उस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन। तो हमारी सीक्वेंस यहाँ हो जाएगी DEBCA, राइट। सो DEB एंड CA, ये हमें कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री टेस्टिंग टेक्निक ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो जब हम एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो उसकी हमारी टेक्निक्स होती हैं। और ये टेक्निक्स हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है प्री टेस्टिंग और एक होती है पोस्ट टेस्टिंग। सो हमें यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है पोर्टफोलियो टेस्ट, एडिड रिकॉल टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट एंड इंक्वायरी टेस्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, इनमें जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हमारी पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो टेस्ट दिए हुए हैं, दीज आर आवर प्री टेस्टिंग टेक्निक्स, जिसकी हेल्प से हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। पोर्टफोलियो टेस्ट में हम करते क्या हैं, पोर्टफोलियो टेस्ट में बेसिकली जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम कुछ एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली दिखाएंगे, राइट। फिर और उनको पूछेंगे कि कौन सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स है जो आपको लगता है जिसको आप सबसे ज्यादा रिकॉल कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा पोर्टफोलियो टेस्ट होता है, जिसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स को दिखाया जाता है, और जो जिसमें कंज्यूमर का रिस्पॉन्स सबसे अच्छा होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। बाकी जो हमारे पास टेक्निक है, एडिड रिकॉल, एटीट्यूड टेस्ट और इंक्वायरी टेस्ट, ये हमारी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस की टेक्निक्स है, इनकी जब हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी है रियलिटी में, उसके बाद अगर हमें इफेक्टिवनेस उसकी टेस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। तो हमें मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसकी करेक्ट सीक्वेंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू, राइट। उसके बाद है कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। सी इज बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। डी इज अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। एंड ई इज डिजाइन ए कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहले हम कंज्यूमर्स की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको समझेंगे, मार्केट प्लेस को समझेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा, हम एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। जब हमारी एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन जाएगी, उसके बाद हमारा एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम तैयार होगा जो कंज्यूमर्स को एक सुपीरियर वैल्यू डिलीवर कर सके। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बेस के ऊपर वैल्यू डिलीवर करने के साथ साथ हम बिल्ड करेंगे कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप और कस्टमर डिलाइट को क्रिएट करेंगे। कस्टमर डिलाइट यानी कि जो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा हम वहां पर डिलीवर करेंगे। जब ये चीजें हमारी हो जाएंगी, तो हमारी जो वैल्यू है वो हम कैप्चर कर पाएंगे कस्टमर से, और हमारी ये कस्टमर इक्विटी जो है वो तैयार होगी, जो कि प्रॉफिटेबल होगी। लास्ट स्टेप आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट सीक्वेंस है DEACNB, जो है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सीज दैट ऑनलाइन मार्केटर्स शुड पे अटेंशन टू फॉर इफेक्टिव वेबसाइट डिजाइन। तो अगर मार्केटर्स को एक इफेक्टिव वेबसाइट जो है वो डिजाइन करनी है अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो यहाँ पर कौन कौन से सीज का उन्हें ध्यान रखना है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, कॉमर्स, कनेक्शन, कॉन्ट्यो, कंटेंट एंड कंटेस्ट।
कंटेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉमर्स का हमें ध्यान रखना है ताकि जो ट्रांजेक्शन हैं वो सीमलेस हो सके कंज्यूमर्स की। कनेक्शन का ध्यान रखना है, कंज्यूमर के साथ एक कनेक्शन हमें वहाँ पर रखना पड़ेगा, इस तरह की वेबसाइट डिजाइन होनी चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो कनेक्ट वहाँ पर कर पाए। हमें कंटेक्स्ट का भी ध्यान रखना है और कंटेंट का भी बेसिकली ध्यान रखना है, हमारा जो कंटेंट है वो बेस्ट होना चाहिए और किस जो हमारा कंटेक्स्ट है वो भी उसका भी हमें ध्यान रखना है। कंटेंट नाम की कोई टर्म हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइन में नहीं होती है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABDNE ओनली। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपके एग्जाम की प्रैक्टिस भी इन क्वेश्चन से हुई होगी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।